स्टूडेंट, इस लेसन में हम विचित्र हल के बारे में पढ़ेंगे। देखें विचित्र हल क्या है। विचित्र हल ऐसा हल है जो व्यापक हल में स्वेच्छ अचरों को विशेष मान देने पर प्राप्त नहीं होता। मतलब आपने हल पढ़े हैं, व्यापक हल पढ़ा है, विशेष हल पढ़ा है और विचित्र हल पढ़ा है। विचित्र हल कैसा हल है? जो हम अगर व्यापक हल के स्वेच्छ अचरों को कोई मान देते हैं तो उससे हमें प्राप्त होता है विशेष हल। लेकिन ऐसे विशेष हल से हटकर होता है विचित्र हल। वो किसी भी अ, विशेष हल से प्राप्त नहीं होते हैं। यानी आप व्यापक हलों में स्वेच्छ अचरों को कोई भी मान दे दो, वो विचित्र हल प्राप्त नहीं होता। फिर विचित्र हल कैसे प्राप्त होता है? उसके लिए आपको क्या है, अन्वलोप ज्ञात करना होता है। किसका अन्वलोप? एक तो आपका जो सवाल दिया हुआ है, जो भी क्वेश्चन दे रखा है पी की फॉर्म में, फंक्शन ऑफ एक्स बाई पी बराबर 0 के हल में से तो पी का विलोपन करेंगे और इसका जो व्यापक हल होगा फंक्शन ऑफ एक्स बाई सी, क्योंकि पी बदल के सी में बदल जाएगा। ठीक है ना? इस सी का, इस फंक्शन ऑफ एक्स बाई सी, इसमें से आप क्या करोगे? सी का विलोपन करोगे। तो ये हमें इस तरह से जो विवेचक प्राप्त होंगे उनके माध्यम से हम अन्वलोप ज्ञात करेंगे। वास्तव में अन्वलोप है क्या? समीकरण आपने लिया कि हल ये है। मैं सी को भिन्न भिन्न मान देने पर हमें क्या होगा? निकाय प्राप्त होगा वक्रों का। अब इन वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदुओं का बिंदुपथ ही अन्वलोप होता है। आपने जैसे व्यापक हल ये लिया, इसमें सी के मान देते जाओगे भिन्न भिन्न, तो इससे हमें क्या है? वक्रों का एक निकाय प्राप्त होगा। उस निकाय में इन वक्रों के जो प्रतिच्छेद बिंदु हैं, उन प्रतिच्छेद बिंदुओं का बिंदुपथ अन्वलोप कहलाता है। अब इस अन्वलोप को ज्ञात करने का जो तरीका है, वो आपको क्या है, दो विविक्तकर निकालने पड़ते हैं, पी विविक्तकर और सी विविक्तकर। आपका जो पी वाली फॉर्म वाला जो क्वेश्चन दे रखा है, जिसको हम फंक्शन ऑफ एक्स वाई पी कह रहे हैं, उस पी में जो दे रखा है एफ, उसमें से और उसके पी के सापेक्ष आंशिक अवकलज दोनों में से हम क्या है, पी का विलोपन करते हैं। इससे हमें पी विभक्ति का प्राप्त होता है। इसी प्रकार जो आपका व्यापक हल है एक्स वाई सी, उसमें से और इसके अवकलज में से, दोनों में से हम मतलब सी, इन दोनों की सहायता से सी का विलोपन करते हैं। इससे जो है हमें सी विभक्ति का प्राप्त होता है। अब इन दोनों में जो कॉमन है वो आपका एनोलोप है। इन दोनों विभक्त करों में जो कॉमन आएगा वो बेनिष्ठ दोनों में, वो आपका अनोलोप है, ई है। लेकिन इस ई के अलावा भी कुछ और पद आ सकते हैं। वो पद क्या दिखाती हैं? वो पद तीन तरह के वक्रों को दिखाती हैं। वो भाईबिंदु पद हैं। यानी आपके विभक्तिकर में कुछ गुणनखंड जो व्यापक हल से संबद्ध होते हैं, जिनसे अन्य बिंदु पद, इन अन्य बिंदु पद प्राप्त होते हैं। मतलब आपके देखो, जब भी विभक्तिकर निकालोगे तो दोनों विभक्तिकरों में कुछ गुणनखंड ऐसे होंगे जो डिफरेंट होंगे एक दूसरे से। ऐसे गुणनखंडों से ये जो है आपके व्यापक हल से संबद्ध होते हैं और इनसे जो है अन्नालोप के अलावा अन्य बिंदु पद प्राप्त होते हैं। इन्हें हम बाह्य बिंदु पद कहते हैं। तो बाह्य बिंदु पद जो आपके तीन प्रकार के हैं। एक तो है आपका टैक स्पर्श बिंदु पद। स्पर्श बिंदु पद कैसे होता है? देखो आप, स्पर्श बिंदु पद को ऐसे माना कि आपने जैसे सी व्यापक हल के वक्रों को खींचा, तो ऐसे ये व्यापक और उन वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदुओं का बिंदु पद जो आपका स्पर्श बिंदु पद बनता है। इसका एक उदाहरण लेते हैं हम। कैसे कि एक ही सरल रेखा पर स्थित समान केंद्र, एक ही रेखा पर जो आपके केंद्र स्थित है किसके, समान त्रिज्या के वृत्तों के, तो वो एक दूसरे को टच करेंगे। तो जैसे यहाँ टच कर रहे हैं, तो इन सभी वृत्तों के स्पर्श बिंदुओं का जो स्पर्श बिंदु है, इन सभी को हम मिलाएं तो वो एक रेखा प्राप्त होगी। वो आपका क्या है? स्पर्श बिंदु पथ है। तो ये स्पर्श बिंदु पर, तो स्पर्श बिंदु पथ अब आप कब बनेगा? जब इस तरह का कोई वक्र है जो एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं और स्पर्श बिंदुओं का
आप मिला रहे हैं स्पर्श बिंदु पथ को, तो इससे हमें स्पर्श बिंदु पथ प्राप्त हो रहा है। अब एक है पात बिंदु पथ। जब आप नोड प्राप्त होते हैं हमें, दो सी के दो मान समान, ये दो मान समान मान नोड में नहीं, तो मतलब आप सी के पास, हमारे सी के दो मान है हमारे पास, पर वो नोड में आ रहे हैं, तो नोड नोड को हम मिलाएं तो नोड से जो प्राप्त होगी रेखा, इसे हम पात बिंदु पथ कहते हैं। एक कस्प है आपका, कस्प। सी के मान उभयग्र में, मतलब सी के दो मान है वो उभयग्र में निहित हैं, इनसे कस्प बनता है। मतलब कोई जैसे कोई बकर की एक पाली गई और वो वापस लौट के आती है ऐसे, तो ये आपका कस्प है, ये उभयग्र है। तो इस तरह से आपने ये उभयग्र जो आपका है, इस बिंदुओं को मिलाया और जो उभयग्र बिंदु बन रहे हैं उन्हें, तो इस तरह से जो आपका पथ बनेगा वो आपका कस्प कहलाता है। अब विचित्र हल हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसको हम एक क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं कि किस, जैसे आपने ये है P3 - 4x/P + 8y² = 0 का विचित्र हल हमें ज्ञात करना है। तो एक तरीका तो ऐसा है कि आप इसका किसके लिए सॉल्वेबल है, आप ये देख लो, ये x के लिए सॉल्वेबल है। x के लिए सॉल्वेबल से करके हम मतलब आप निकाल सकते हो इसका व्यापक हल। ठीक है, एक है आप इसे क्लेरो बदल लो। तो क्लेरो बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको y की जगह z² प्रतिस्थापित करना पड़ेगा। हम मतलब y √y की जगह हम z रखना चाह रहे हैं। अगर आप √y की जगह z रख दें तो उससे जो है ये समीकरण आपका क्लेरो की फॉर्म में बदल जाएगा। एक तरह से हमारा स्वतंत्र चर जो है वो तो x ही रहेगा, परतंत्र चर y है वो z में बदल जाएगा, क्योंकि हम y की जगह क्या रख रहे हैं, z²। तो देखो y d/dx बराबर आएगा आपको 2z dz dx। तो आपका स्मॉल p d/dx हमारा स्मॉल p है, और कैपिटल p हम कहेंगे dz/dx को। हमारा जो नया अवकलज आ रहा है dz/dx, इसे हम कैपिटल P कहेंगे। तो आपका 2z कैपिटल P आ गया, तो स्मॉल p की जगह हम ये रख देंगे 2zp। कैपिटल P किससे आ रहा है, dz/dx, और स्मॉल p आपका d/dx है। तो हमने जहां जहां स्मॉल p था वहां ये 2zp ये हमने मान रख दिया। तो ये रखने के बाद आपका आ जाएगा, ये बन के आ जाएगी फॉर्म। अब ये y है, y की जगह हम क्या रखें, z², तो आपका ये बन जाएगा। तो सभी जगह से आपका z³ निकल गया, वो 0 में चला जाएगा। एक z यहाँ बचेगा, 8 भी निकल जाएगा, तो एक z ये रहेगा। z बराबर यहाँ बचेगा आपका px इन राइट हैंड साइड में मिल जाएगा, तो ये px तो आपकी प्लस हो जाएगी और ये आपकी माइनस हो जाएगी pq। ये आपकी क्लारेट की फॉर्म है। तो z बराबर क्या आ गया, cx - cq। अब z क्या है, √y है, तो √y बराबर cx - cq। अब हम इसमें c कॉमन निकाल लें और इसका स्क्वायर करते हैं, क्योंकि y का √½ है, मतलब आधी घात है y की, तो हम इसका स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करेंगे तो y बराबर आपका आ जाएगा c² x - c² का स्क्वायर। अब जहां c² है वहां उसको नए अचर से प्रतिस्थापित कर सकते हैं, तो हमने k रख दिया, तो y बराबर आपका आ गया k - x - k का स्क्वायर। अब एक विभक्त कर तो इससे प्राप्त होगा, जिसे हम सी विवेचक करें, क्योंकि क्या वो किससे बना है, सी से बना है, तो सी विभक्त कर होगा, कब बनेगा, इससे। हम क्या है के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर लेंगे। तो उससे पहले हम क्या, पी का जो पी विभक्त कर है उसे निकालते हैं। तो आपको जो क्वेश्चन दे रखा है उसे हम फर्स्ट समीकरण मान लेंगे और उसका अवकलन करते हैं पी के सापेक्ष। आंशिक अवकलन किया तो आपका आ जाएगा 3p² - 4xy p है, तो 4xy रह जाएगा। तो 3p² - 4xy, इससे हमारे पास p का जो मान आ गया वो आ गया 4xy/3। ये इस पर पूरे पे क्या है, हाफ घात है, ये आप मान रख दोगे क्वेश्चन में जो दे रखा है आपका, ये आ जाएगा। अब देखो ये दोनों पद एक जैसे हैं, 4xy की घात √4xy की घात आ गई 3/2। तो हमने, और ये पूरी एक घात 1/3 बचेगी यहाँ, और यहाँ बचेगा 1। तो 1/3 माइनस 1 आएगा, -2/3, तो माइनस का चिन्ह इधर से कट जाएगा। 8y² राइट हैंड साइड में लेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा। ये आपका आ जाएगा 4xy की घात 3/2 √3 इंटू ये
दो दो से हम आठ काट लें 4 बार, और ये 3√3। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 4x/3 आ जाएगा, बराबर 4 का स्क्वायर हो गया 16, और 3√3 का हो गया 27, बराबर 27/4। अब इस 4 का वर्ग करेंगे तो अब क्या आएगा 64। 4 का घन 64 आएगा, वर्ग नहीं, ये 3 घात। x/3 हो जाएगा, y/3 हो जाएगा, तो y/3 तो यहाँ से कट जाएगी, ठीक है ना। तो काटे नहीं इसमें, क्योंकि 22/3 से ये 22/3 आएगी यहाँ कॉमन, ये बाई है, यहाँ 22/3 आएगी, ठीक है ना। तो आप यहाँ लिख लेंगे उसे 4, यहाँ बच जाएगा 4x/3, तो यहाँ 16 से यहाँ जो कटेगा ना, यहाँ 64 आएगा, तो 64 4 बार कट जाएगा, तो 4x/3 माइनस 27 बराबर 0। अब ये आपका आ गया बाई 4x/3 माइनस 27/² बराबर 0, ठीक है। ये आपका आ गया। इससे पहले आप ये समझ लें कि आपके जो पी व्यक्त और सी भी व्यक्त करें, उनकी क्या पहचान है। आप ये देखो, पी तो बनता है आपका E t²C, और सी बनता है En²C³। मतलब क्या है इसका, जो दोनों में कॉमन है वो आपका एनवलप है, विचित्र है वो आपका एनवलप। तो एनवलप को हम क्या करें, विचित्र हल कह रहे हैं। जो पी में आया है 2 घात का, और सी में नहीं आया है, क्यों, टी वो टैक है। पी में तो आया है 2 बार, सी में नहीं आया है, तो वो आपका टैक होगा, टैक स्पर्श बिंदु पात। और जो पी में 1 घात का आया है, सी में 3 घात का आया है, वो आपका कस्प है, उभयाग्र। और ऐसा गुणनखंड जो आपका सी में आया है 2 घात का और पी में नहीं है, वो आपका होगा नोड होगा। इस तरह से हम देख लेंगे, ये हमारा आया ये गुणनखंड कौन सा, पी वाला। पी भी व्यक्त करोगे बाई 4x/3 माइनस 27y बराबर 0, ठीक है ना। अब ये इस तरह से ही बिल्कुल जैसे हमने यहाँ किया, ऐसी सेकंड में हम तो हमारे पास व्यापक है के, उसका के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। तो अवकलन करने के बाद आपको बनेगा के 2x-k और प्लस x-k का स्क्वायर। अब दोनों जगह से x-k कॉमन आ गया, तो x-k प्लस 2k और x-k, मतलब x से हमारे पास दो a के 2 मान आ गए, x और माइनस x। अब ये मान अगर हम उसमें रखते हैं तो हमारे पास विचित्र जो है अनुलोम जो प्राप्त होगा, इसमें रखेंगे। जो हमारे पास ये जो के मान इन्हें कहाँ रखेंगे, इसमें रखेंगे। जो हमारे पास समीकरण है सेकंड, ये y बराबर के x-k का स्क्वायर, इसमें रखने के बाद जो है हमारे पास ये प्राप्त हो जाएगा बाई 4x/3 माइनस 27y बराबर 0। अब ये दोनों में सेम है। देखो ये आपका y जो है ना, y अब इससे पहले वाले y कितने का आया था, 2 3 घात आएगी बाई पी वाले में, और उसको हम 2 में तोड़ लेंगे। कैसे, एक बाई और बाई स्क्वायर। तो आप ये देखो बाई 4x/3 माइनस 27y बराबर 0, ये तो आपका दोनों में आया कॉमन है, तो ये तो रहेगा आपका अनुलोम। लेकिन जो आप पी में जो यहाँ बाई घात 3 थी, से हमने 2 में तोड़ दिया, बाई और बाई घात 2, तो पी में आपका 2 घात का आया है। पी में जो 2 घात का आता है वो आपको क्या होता है, पी में 2 घात का जो है वो टैक है, तो वो क्या है आपका स्पर्श बिंदु पात है। इस तरह से आप किसी भी सवाल को करें, दोनों मतलब पी का अभिव्यक्ति कर निकालें, सी का अभिव्यक्ति कर निकालें, सी का अभिव्यक्ति आप हल करोगे, अभिव्यक्ति करने के लिए क्या आएगा, तो दोनों अभिव्यक्ति करोगे, आप तुलना करोगे किससे, पी बराबर E t²C और E जो है आपका En²C³ है, इनसे आप तुलना कर लो गुणनखंड कितने कितने घात के हैं। जो दोनों में सेम है वो आपका एनवलप होगा। और टैक और सी के बारे में आप देख सकते हैं, उससे किससे, P बराबर E t²C और E बराबर सी विवेचक बराबर En²C³। तो इस तरह से अन्य सवालों को करें और फिर आप ये देखें कि वो टैक है या नोड है या आपका कस्प है।